अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिजनेस रिसर्च मेथड के साथ सेशन 10 और ये सेशन 10 कंटिन्यू है हमारे पास हमारे लास्ट सेशन 9 का। लास्ट सेशन 9 में हम सॉफ्टवेयर इम्प्लीकेशन एंड हाउ टू यूज एसपीएसएस एज अ सॉफ्टवेयर सीख रहे थे, जहाँ पर हमने उसकी बेसिक्स चीज़ें अंडरस्टैंड की थी कि हाउ टू पुट ओवर डेटा एंड हाउ टू रन इट, रिलायबिलिटी आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। इसी चीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हम जो है कुछ डिफरेंट जो इसके टूल्स हैं जो मिनिमम बिजनेस रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं, वो हम चीज़ें जो है आज यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि हम वो किस तरीके से कर रहे होते हैं। नाउ लास्ट को हम थोड़ा सा रिव्यू देते हैं कि स्टेटिस्टिकल जो आपके पास डेटा हैंडलिंग की जाती है और डेटा में से जो है आप अपने रिजल्ट्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो वो किस तरीके से आप फाइंड आउट करते हैं। इसको हेल्प करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर मौजूद है जिसमें हम स्पेसिस की बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास सैम्पल साइज आपका लार्ज है और सैम्पल साइज लार्ज है तो उसमें आप अपने स्पेसिस के डेटा को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। एसपीएसएस के डेटा के अलावा आपके पास आपके प्राइमरी रिसर्च में दूसरे सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि आप एमओस की बात कर सकते हैं, आप स्मार्ट पेजेस 3 की बात कर सकते हैं। ये दोनों सॉफ्टवेयर जो है मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल साइज के ऊपर भी वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन एसपीएसएस की स्पेशलिटी है कि इसमें जो है तकरीबन आपका लार्ज साइज ऑफ डेटा जो है वो रिक्वायर्ड होता है, जिसको हम प्रोसेस कर रहे होते हैं। अदर सॉफ्टवेयर की बात करें, क्योंकि हमारे पास हमारी दो रिसर्च मौजूद हैं, प्राइमरी रिसर्च मौजूद है एंड सेकेंडरी रिसर्च मौजूद है। तो सेकेंडरी रिसर्च मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं वो हमारे पास ईव्यूज 9 एंड स्टेटा 12 मौजूद हैं। ऑब्जेक्टिव 9 सेशन में हमने हाउ टू मेक डेटा एंड वेरिएबल शीट्स, हमने ये तमाम की तमाम चीज़ें लास्ट डेटा में ऑब्जर्व की थी और हमने जो है वहाँ पर रिलायबिलिटी को फाइंड आउट किया था। ओके, आपको मैं रिकॉल करवाऊँ अपना रिसर्च क्वेश्चन जो हमने पुट किया था अपने पास अपने फर्स्ट सेशन में। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चनियर को ज़रा जो है लोकेट करते हैं कि क्या चीज़ें थी उसमें मौजूद जिसको हम प्रोसेस करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि अगर हमारे पास हमारा क्वेश्चनियर अंडरस्टैंड नहीं होगा तो हम वहाँ पर आने वाले रिजल्ट्स को जो है वो इंटरप्रेट करने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। हमारा टॉपिक था फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर्स ऑफ कस्टमर्स, जिसमें हमारे पास हमारी डेमोग्राफिक्स थी या कंट्रोल वेरिएबल्स हम जिनको कह रहे थे। कंट्रोल वेरिएबल्स मौजूद थे, हमारे पास नेम ऑप्शनल था, लोकेशन आपके पास जो है वो मौजूद थी। देन फिर जेंडर के आपके पास आपके जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने जो है मेल आपके पास रिस्पॉन्सेज मौजूद हैं और कितने जो है आपके पास फीमेल रिस्पॉन्सेज मौजूद हैं। फिर वहाँ पर हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन का पार्ट है आपके पास एज, क्वालिफिकेशंस आपके पास, ऑक्यूपेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टू क्वेश्चंस, डिड यू एवर शॉप ऑनलाइन। अगर आपका रिस्पोंडेंट आंसर करता है कि यस ही और शी इज, इट मीन्स ऑफ दैट कि ये क्वेश्चन हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर उसने आंसर कर दिया आपके पास नो, तो इट मीन्स ऑफ दैट ये आपके पास आउटलायर में आपका वो रिस्पॉन्स जो है वो आउटलायर में शुमार होगा, या फिर आपको अपनी स्टडीज से इस क्वेश्चन को रिमूव करना होगा। देन फिर हमारे पास जो थे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात करें तो 4 वेरिएबल्स मौजूद थे। सबसे पहला वेरिएबल हमारे पास था ईज एंड कन्वीनियंस, के ऑनलाइन शॉपिंग करते टाइम जो है वो किसी भी कस्टमर के लिए कितनी कन्वीनियंस थी वहाँ पर मौजूद है, क्या वो उसके सारे स्टेप्स को इजीली हैंडल कर पा रहे हैं, प्रोसीजर्स तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ईज एंड कन्वीनियंस का पार्ट थी। ट्रस्ट की बात कर रहे थे तो वहाँ पर जो है ये ट्रस्ट था कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, जो चीज़ आपने जो है ऑर्डर की थी क्या आपने वही चीज़ रिसीव करी, ये ट्रस्ट को बेस कर रहा है। एंड देन सिक्योरिटी थर्ड वेरिएबल मौजूद था यहाँ पर कि आप अपनी इंफॉर्मेशन देते हुए कितना जो है सिक्योर्ड फील कर रहे हैं। और फाइनली आपके पास जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ऑनलाइन शॉपिंग अफेक्टिंग बिहेवियर्स, उसके क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन उस टाइम तक वैलिड नहीं हो सकता जब तक आपके पास आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के भी क्वेश्चंस मौजूद ना हो। देन हमने बात की फिर जो है अपने पास अपने वेरिएबल व्यूज़ की बात की थी कि सबसे पहले हमें जो है अपना वेरिएबल व्यू बनाना होता है, और उस वेरिएबल व्यू को जब हम बना रहे होते हैं तो हम अपने क्वेश्चनियर को जो है वो पुट कर रहे हैं अपने पास अपने गिवन फैक्टर्स को देखते हुए। नाउ जब हम अपने गिवन फैक्टर्स को देखते हुए हम उसको पुट कर रहे हैं तो वहाँ पर एक बात हो रही थी आपके पास आपके जेंडर्स की।
वहाँ पर हमारा सबसे पहला नेम हमारा ऑप्शनल था, लोकेशन हमारे पास ऑप्शनल थी, तो हमने उसको इस्तेमाल नहीं किया। हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसको, सबसे पहले अपने जेंडर को। जेंडर को हमने लिखा, हमारी न्यूमेरिकल टाइप खुद ड्रॉ हुई थी वहाँ पर, और फिर हमने अपनी वैल्यूज, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हमारे पास थी हमारी वैल्यूज के। यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज असाइन कर रहे थे कि मेल का नंबर 1 है एंड फीमेल का नंबर 2 है। ये काम हमने अपने पास अपने सारे कंट्रोल वेरिएबल के साथ किए। देन जब हम ईज एंड कन्वीनियंस की तरफ आए, अपने वेरिएबल को अपने वेरिएबल व्यू में पुट करने के लिए आए, तो हमने ईज एंड कन्वीनियंस को क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया, और देन फिर उसके बाद उसकी वैल्यूज जो है वो यहाँ पर करेक्टराइज कर दी। बिल्कुल सेम मेथड हमने इस्तेमाल किया था जैसे कि हमने जेंडर में इस्तेमाल किया था कि 1 पे हमारा स्ट्रांगली डिसएग्री था, सेकंड वैल्यू हमने डिसएग्री को दी, थर्ड वैल्यू हमने अनडिसाइडेड को दी, फोर्थ वैल्यू हमने एग्री को दी, एंड फिफ्थ वैल्यू हमने स्ट्रांगली एग्री को दी। तो ये चीज़ें हमने जो है लास्ट टाइम बहुत डिटेल में जाके जो है देखा था कि ये काम हमने किस तरीके से किया है। फिर इसके बाद जो है हम बात कर रहे थे, हमने लास्ट अपने अपना पूरा क्वेश्चनियर जो है एक्चुअली क्या किया था, इसके अंदर पुट कर दिया था कि ईसी के 5 क्वेश्चंस थे वो डाले हमने, ट्रस्ट के हमारे पास 5 क्वेश्चंस थे उसको इनपुट किया हमने विद द वीडियो, और फिर इसमें जो एक चीज़ हमने डिस्कस की थी वो हमने डिस्कस की थी अपने पास अपने मेजरमेंट की, कि हम अपने पास अपना मेजरमेंट जो है वो कौन सा रखना चाह रहे हैं। देन फिर हमने इसके बाद जब हम आए थे, तो यहाँ पर आप 27, 28, 29 एंड 30 पे देख रहे हैं, हमने लास्ट चीज़ जो अपनी पूरी डिस्कशन में सीखी थी वो सीखी थी हमने कंप्यूट वेरिएबल्स की। कंप्यूट वेरिएबल्स को निकालते टाइम जो चीज़ मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी वो ये किया था कि हमने अपनी रिलायबिलिटी फाइंड आउट करनी है, या हमने अपने अब क्या करना है, अपने फर्दर प्रोसीजरिंग की तरफ जाना है। तो हम क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 को क्या कर रहे हैं, एक कंप्लीट वेरिएबल में जो है कंक्लूड कर रहे हैं कि मैक्सिममली आपके पास आपके एवरेज क्वेश्चंस जो है, एवरेज आंसर जो है वो क्या आए थे। जैसे कि मैं आपको डेटा व्यू में दिखाती हूँ। मैं आपको अपने डेटा व्यू में दिखाती हूँ यहाँ पर। आपके सारे जेंडर, एज, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंसेस मौजूद हैं यहाँ पर। मौजूद हैं आपके पास आपके क्वेश्चन, और देन फिर हमने अपने पास अपने वेरिएबल्स जो है वो कंप्यूट किए थे, ईज एंड कन्वीनियंस को कंप्यूट किया था हमने। देन फिर हमने जो है ट्रस्ट कंप्यूट किया था। देन फिर हमने ऑनलाइन शॉपिंग का वेरिएबल कंप्यूट किया था, एंड फाइनली जो है हमने अपने 3 डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ अपने पास अपने 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी जो है वहाँ यहाँ पर जो है कंप्यूट कर लिया था। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास हमारा पूरा सिनेरियो जिसमें हमने अपने पास बात की थी लास्ट टाइम के हम किस तरीके से जो है कंप्यूट वेरिएबल की तरफ जा रहे हैं, और किस तरीके से जो है हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। आज हम जो है कुछ न्यू चीज़ें जो है अंडरस्टैंड करते हैं इन एसपीएसएस। अब देखें यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 120 जो है रिस्पोंडेंट मौजूद हैं, और 120 रिस्पोंडेंट के साथ जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ये पूरा क्वेश्चनियर जो है वो फिल है। 120 रिस्पॉन्सेस जो है वो टोटल आपके पास मौजूद हैं। नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने पास हमें ये मालूम करना है कि हमारे पास कितने अ, लोग ऐसे हैं जो कि फीमेल है, और कितने लोग ऐसे हैं जो कि आपके पास मेल जो है वो मौजूद हैं। इसके लिए इसको मालूम करना जो इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम अपनी रिसर्च स्टडी में जो है रिपोर्ट कर सकें कि हमारे पास जेंडर बाइसनेस मौजूद नहीं है, और हमारे पास जो है इक्वलिटी है, कि हमारे पास फीमेल एंड मेल का मार्जिन जो है वो इक्वल बेसिस पर है, या हमारे पास 50-50 बेसिस पर है। तो हम वहाँ पर कुछ स्टडीज़ में जहाँ हमें जेंडर्स की ज़रूरत होती है, या हमें डेमोग्राफिक्स की ज़रूरत होती है, उन डेमोग्राफिक्स को हम क्या करते हैं यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे होते हैं। इसके लिए हम जा रहे हैं अपने पास अपनी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की तरफ। फिलहाल अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अपने पास अपने डेमोग्राफिक्स को।
अब हमें मालूम करना है कि हमारे पास एक्चुअली जेंडर कितनी थी, सही? और हमें ये चीज़ मालूम करने जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि यस एंड नो है, तो एक्सपीरियंस जो था कितने लोगों ने किया, हमने ये चीज़ जो है अपने पास क्या करनी है, रिपोर्ट करनी है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक चीज़ जिसमें मैंने टिक किया हुआ है कि हमें फ्रीक्वेंसी टेबल रिपोर्ट करना है यहाँ पर। अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो आप इस स्टैटिस्टिक्स में आप अगर दिखाना चाहें मीन, मीडियन, मॉड एंड सम, आप उसको भी दिखा सकते हैं। लेकिन जो है आप नहीं दिखाना चाह रहे तो नो इशू। आप यहाँ से जो है अपने चार्ट भी बना सकते हैं, जैसे कि अगर आप चाहें तो आप इसका पाई चार्ट जो है वो ड्रॉ कर लें। पाई चार्ट जो है ड्रॉ करेंगे तो आप वहाँ पर जो है आपके पास आपके डायग्राम में ये चीज़ जो है वो नज़र आ रही होगी। आप फॉर्मेट की बात करें, स्टाइल की बात करें, बूट स्ट्रैपिंग की बात करें, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब आप करें क्योंकि मैंने पाई चार्ट के ऊपर वहाँ पर करा और मुझे जो है ना डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, और डिस्प्ले फ्रीक्वेंसीज मुझे 2 की चाहिए थी। एक थी आपके पास जेंडर, और दूसरी थी आपके पास जो है ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंसेस। अब आप इसको कर दें ओके। नाउ यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसीज आ गई आपके पास। नाउ 120 टोटल आपके पास नंबर थे, जिसमें से मेल आपके पास 51 एंड फीमेल आपके पास 69 है। मतलब इनका रेशियो जो है 42 एंड 57 की परसेंट के अराउंड है। ओके। दूसरा हमने जो है जेंडर के अलावा जो हमने चीज़ मालूम की वो थी हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंसेस, कितने लोग ऐसे थे। इट मीन्स दैट 5% ने नो का आंसर किया है, तो ये हमारे पास हमारे स्टडी के आउटलायर्स मौजूद हैं। ओके, जिनके रिस्पॉन्सेज जो है वो काउंट नहीं किए जा सकते। फर्दर अगर हम चाहें तो हम इस डेटा को वॉश कर सकते हैं। ठीक है, हम और डेटा वॉश करने का सिंपल मतलब क्या हुआ, आपके पास जितने भी आउटलायर मौजूद हैं आप पहले अपने डेटा को वॉश करें और उसमें से अपने आउटलायर्स जो हैं वो निकाल दें। इसका प्रोसेस भी मौजूद है जो आप जो है एडिट फाइल की तरफ जाते हुए करते हैं। ओके। देन फिर आपके पास अगर आप पाई चार्ट पे रिपोर्ट करना चाहते हैं तो पाई चार्ट आपके पास मौजूद है। आपके पास मेल और फीमेल दोनों का जो है यहाँ पर शेयर मौजूद थे, और फिर इसके अलावा कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको नो आंसर किया। अगर आप चाहें तो आपको अपनी स्टडी में रख सकते हैं कि ये लोग जो थे इन्होंने आंसर नो था, लेकिन इसका आपको बेनिफिट इसलिए नहीं मिलेगा कि ये आपकी इस रिजल्ट्स को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे होंगे। जो रिजल्ट्स आप चाह रहे हैं वो रिजल्ट्स जो है वो आपको यहाँ पर नहीं मिल रहे होंगे। ओके, इसीलिए जो है इन आउटलायर्स को हटा देना ही ज़्यादा बेहतर होता है। अब आप आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। इट मीन्स ऑफ दैट जो जब हमने अपने कंप्यूट वेरिएबल्स किए तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमारे पास हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैक्सिममली लोगों ने किस में दिया है। मतलब वो एग्री करते हैं हमारे क्वेश्चन से, वो डिसएग्री करते हैं हमारे क्वेश्चन से। जहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप इसकी परसेंटेज जो है फाइंड आउट करेंगे, और यहीं से हम जो है इसकी जो है नॉर्मलिटी को भी ज़रा चेक कर लेते हैं कि हमारा जो डेटा है वो कितना नॉर्मल है। इन चीज़ों को भी जो है हम क्या करते हैं यहाँ पर चेक करते हैं ना। और डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स की तरफ वापस आए। अब जो है हम डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स की तरफ आ रहे हैं और डिस्क्रिप्टिव्स की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास हमारे कंप्यूट वेरिएबल्स मौजूद है, हमें क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने सारे क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अपने सारे क्वेश्चंस को आप अपने वेरिएबल्स के पॉपअप विंडो में जो है मूव कर दें। ओके। नाउ अब इन तमाम की तमाम वैल्यूज में आपको क्या चाहिए, आप यहाँ पर ऑप्शंस में जाके जो है वो देखेंगे। आपको मीन चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है स्टैंडर्ड एविएशन। आपके पास आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो आप रिपोर्ट कर रहे होते हो। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा के मिनिमम वैल्यूज़ क्या है आपके पास और आपकी मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या हैं। इसके अलावा हम कर्टोसिस और स्क्यूनेस को भी जो है क्लिक कर देते हैं, क्योंकि कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस अगर आपके पास जो है +3.5 की वैल्यू से ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पर जो है इसको नियर टू द ज़ीरो होना चाहिए, ताकि जो है आपके पास आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मलिटी में जो है शुमार होती है कि आपका जो डेटा है वो नॉर्मल। देन फिर आप कंटिन्यू करें इसे। ओके, ये चार्ट आपके पास आपके सामने आ गया। कंप्लीटनेस
सारे सबसे पहले फर्स्ट बार में आपके पास कंप्लीट स्टेटिस्टिक्स मौजूद हैं कि 120 की वैल्यूज जो हैं आपके पास मौजूद हैं। 1 आपके पास मिनिमम नंबर था जिसमें हमने डिसएग्री डाला था, और 5 हमारे पास मैक्सिमम नंबर था जिसमें हमारे पास स्ट्रांगली एग्री की फिगर्स थी। इनका जो मीन स्टेटिस्टिक्स है वो 3 पर है, 3.6, जिसको हम अराउंड करके 4 कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर लाए कर रहे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली आंसर जो है वो आपके पास एग्री में लाए कर रहे हैं। ओके, अगर ये 3.1, 3.2, 3.0 होता तो हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते थे मोस्ट प्रोबेबली आंसर्स जो है वो आपके पास नेचुरल में लाए कर रहे हैं। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशंस की बात करें आप यहाँ पर कि आपके स्टैटिस्टिक्स में कितने आंसर आपके डेविएट कर रहे हैं, तो ये आपके पास 0.7, 0.6, इसका मतलब है कि आपके पास जो वेरिएंस है वो इतना ज़्यादा यहाँ पर मौजूद नहीं है। सिक्योरनेस की बात करें, हमने कहा था कि इसको नियर अबाउट द जीरो होना चाहिए, तो इसके स्टेटिस्टिक्स चेक करेंगे। स्टैंडर्ड एरर की तरफ हम नहीं जाते, कोशिश करते हैं कि हम इसके पास जो है इसके स्टेटिस्टिक्स ही चेक करें। तो जीरो के नियर अबाउट आपके पास यहाँ पर इसकी वैल्यूज मौजूद है। कोई भी वैल्यूज जो है जैसे कि -1 है, -0.2 है, -0.3 है, -0.1 है, और 1.68 है, 0.2 है, -0.0 कटौती से 0.4, इसका मतलब है कि आपका डेटा जो है वो नियर टू द नॉर्मलिटी है, कि इसकी नॉर्मलिटी जो है वो आपकी गुड है। तो ये आपके पास अपना पूरा डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स आप क्या करते हैं, यहाँ से चार्ट आप अपना कॉपी करते हैं, और कॉपी करके आप जो है इसको लास्ट टाइम जिस तरीके से मैंने आप लोगों को एडवाइस किया, आप लोगों को सजेशन दी थी, इसको यहाँ से कॉपी करके आप जो है वर्ड पे पेस्ट करें, और देन फिर जो है इसकी पूरी, इसके नीचे जो है इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आप राइट डाउन करना शुरू करते हैं कि आपके पास ईज एंड कन्वीनियंस का जो वेरिएबल है वो किस तरीके से रिपोर्ट हो रहा है आपकी स्टडी के अंदर, आपके ट्रस्ट का वेरिएबल किस तरीके से रिपोर्ट हो रहा है आपकी स्टडी के अंदर, देन फिर आप सिक्योरिटी को किस तरीके से देख रहे हैं। ये तमाम के तमाम जो स्टेटिस्टिक्स हैं ये आप क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे होते हैं। अब देन हम जो है आगे मूव करते हैं क्विकली। जब हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की तरफ आ जाते हैं तो हम जो है हम जैसे कि लास्ट टाइम हम बहुत ज़्यादा एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि डेटा नॉर्मलिटी होना चाहिए। डेटा का जो है नॉर्मल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो हम डेटा नॉर्मलिटी की बात करते हैं, तो डेटा नॉर्मलिटी जो है वो आपके पास 2 वे से डिफाइन हो सकती है। या तो आप जो है ना एसपीएसएस में इसको बॉक्स प्लॉट के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं, आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, और सेकंडली आप जो है अपने हिस्टोग्राम के थ्रू भी जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप हिस्टोग्राम बॉक्स प्लॉट या हिस्टोग्राम की तरफ आए या किसी दूसरे ग्राफ की तरफ आए, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एसपीएसएस में किस तरीके के ग्राफ्स जो हैं आपको मिल जाते हैं। नाउ ग्राफ पर हमने क्लिक किया, चार्ट बिल्डर मौजूद है आपके पास, ग्राफ बोर्ड टेम्पलेट चूज मौजूद है, और आपके पास एक लेजिस्लेटिव डायलॉग मौजूद है। क्योंकि हम अर्ली लर्नर्स हैं तो हम कहाँ जाएंगे, अपने पास अपने लेजिस्लेटिव डायलॉग पे जाएंगे। नाउ लेजिस्लेटिव डायलॉग पे गए हम, हमारे पास जो है बॉक्स प्लॉट मौजूद है, हिस्टोग्राम मौजूद है, स्कैटर आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले आपका बार चार्ट मौजूद है, फिर 3D बार चार्ट मौजूद है, लाइन आपको चाहिए, एरिया चाहिए, पाए चाहिए आपको। देन फिर आपके पास जो है यहाँ पर बॉक्स प्लॉट आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास क्या कर रहा है, आपकी नॉर्मलिटी को डिस्कस कर रहा है। और दूसरा जो है आपके पास आपका हिस्टोग्राम। सबसे पहले मैं हिस्टोग्राम ड्रॉ करके स्टूडेंट आपको दिखाती हूँ कि आपका डेटा नॉर्मल है या नहीं है। इसके बाद मैं बॉक्स प्लॉट की तरफ आऊंगी, क्योंकि बॉक्स प्लॉट को रीड करना थोड़ा सा जो है टेक्निकलिटी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। हिस्टोग्राम क्योंकि आप लोग जो है रीड करते हुए आ रहे हो, आप उसको देखते हुए आ रहे हो, तो उसको समझना थोड़ा आसान होगा आपके लिए। हमने हिस्टोग्राम पे क्लिक किया, और हिस्टोग्राम मुझे मतलब अपने मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर पुट इन कर दिया। दोबारा मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरीके से किया था इसे। कंप्लीट ऑनलाइन ऑनलाइन शॉपिंग, देन वेरिएबल यहाँ पर आ गया। मुझे अपने इस चार्ट के साथ क्या चाहिए, नॉर्मल कर्व चाहिए। ओके, सिर्फ मुझे हिस्टोग्राम नहीं चाहिए, मैं अपने अपने डेटा की नॉर्मलिटी चेक करना चाह रही हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, डिस्प्ले नॉर्मल कर्व को जो है कलेक्ट कर दूंगी, और देन फिर जो है आपके पास ओके यहाँ पर आपके पास आपका जो हिस्टोग्राम है वो आपके पास क्या होगा, ड्रॉ हो जाएगा। अगर आप इस कर्व को देखें तो ये आपके पास आपका पूरा डेटा जो है वो नॉर्मल डेटा है। ठीक है, समटाइम जो है आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव स्क्यूड भी होता है, नेगेटिव स्क्यूड भी यहाँ पर जो है आपके पास शो हो रहा होता है। आपका जो ये पूरा बेल कर्व है, ये पूरा बेल कर्व जो है डबल बेल कर्व में भी जो है वो मूव हो जाता है। डिफरेंट जो है यहाँ पर आते हैं, लेकिन अभी जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है वो डेटा आपके पास क्या है, नॉर्मल डेटा है, जिसका मीन 3.54 है। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आपको साइड पे नजर आ रही है कि क्योंकि 0.5 है, इतना बड़ा जो है इसके अंदर मार्जिन मौजूद नहीं है 7, 8, 9 का,
तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी जो है इसका नॉर्मल है और एन की वैल्यू 0 120 टोटल आपके पास आपकी एन मौजूद है। इट मीन्स ऑफ दैट कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है इस डिपेंडेंट वेरिएबल में जितना भी डेटा आपने जो है लिया है वो तमाम का तमाम डेटा जो है वो आपके पास क्या है, नॉर्मल डेटा है। ओके, तो एक नॉर्मल डेटा आपने किससे निकाला, हिस्टोग्राम से। दूसरा नॉर्मल डेटा की जो टेक्निक हम यूज कर रहे होते हैं वो यूज जो हम करते हैं वो बॉक्स प्लॉट के थ्रू यूज करते हैं। और जो अब साइंटिफिक रिसर्च की आप बात करते हैं तो साइंटिफिक रिसर्च में जो सबसे ज़्यादा टेक्निक यूज़ होती है वो आपके पास बॉक्स प्लॉट की ही टेक्निक यूज़ होती है, क्योंकि हम हिस्टोग्राम के डेटा को जो है जेड स्कोर के थ्रू नॉर्मलाइज कर सकते हैं ना। बॉक्स प्लॉट की बात करते हैं हमने मैंने यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं, क्लस्टर है आपके पास और सिंपल है। सिंपल पे जाएंगे हम सबसे पहले, क्योंकि क्लस्टर जो है वो आपके पास वेरिएबल वाइज और मशीन वाइज या फिर कैटेगरी वाइज जो हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्लस्टर बना देते हैं हम अपने डेटा में। देन फिर हम सिंपल में हमने यहाँ पर किया, सिंपल में हम सिंपल चूज किया हमने। हम ग्रुप ऑफ केसेस को समराइज कर रहे हैं, सेपरेट वेरिएबल्स को यहाँ पर नहीं ले रहे। नाउ डिफाइन करेंगे हम इसको। वेरिएबल में हमने अपनी कैटेगरी अपना डिपेंडेंट वेरिएबल डाला और देन फिर हमने एक डिपेंडेंट वेरिएबल को देखा कि उस डिपेंडेंट वेरिएबल में किस तरीके से काम कर रहा है और आप इसको कर देंगे ओके। ये आपके पास चार्ट आ गया जिसने जो है ना आपकी वैल्यूज बताई। और देन फिर ये आपके पास आ गया आपका बॉक्स प्लॉट। अच्छा जी, बॉक्स प्लॉट बनाने का सबसे अच्छा तरीका सबसे जो इसका बेनिफिट होता है वो होता है आपको आउटलायर पता चल जाते हैं कि वो कौन से हैं जिनका आंसर नो था। जैसे हमने मैंने बात की थी कि ये नो आंसर है, सारे के सारे आपके पास आपके आउटलायर मौजूद हैं। आप ऊपर देखें आपको 116 नजर आ रहा है, 52 नजर आ रहा है, 107 नजर आ रहा है और 43 नजर आ रहा है। इसका मतलब है ये तमाम के तमाम रिस्पॉन्डेंट जो होंगे ये आपकी स्टडी के आउटलायर्स हैं। हमने अभी क्योंकि हमने इसको वॉश नहीं किया था डेटा, हमने डेटा की स्क्रीनिंग नहीं की थी, हमने डायरेक्टली अपने डेटा को क्या किया है, इस्तेमाल किया है। तो अब जब अगर हम चाहें तो हम बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करके अपने पास अपने आउटलायर मालूम करें, उन आउटलायर के थ्रू जो है हम यहाँ पर इसको रिमूव करके देन फिर अपने कैलकुलेशंस को जो है वो मालूम करें। एनीवेज स्टूडेंट्स, ये बॉक्स प्लॉट मौजूद है। बॉक्स प्लॉट के जो है ये आपके पास क्वार्टाइल, आपका मीन, इन तमाम की तमाम चीज़ों को जो है वो डिस्कस कर रहा होता है, क्योंकि मैंने सिंपल फॉर्म में निकाला है इसको। अब जो आपको नज़र आ रहा है इसमें जो है आपके पास दो विंग्स नज़र आ रहे हैं, बीच में जो है आपके पास अपना पूरा जो बॉक्स रखा हुआ है वो बॉक्स जो है वो ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है। ऊपर का विंग और नीचे का विंग्स जो होते हैं वो आपके पास क्वार्टाइल होते हैं, क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 4 जो है वो यहाँ पर आपके पास मौजूद होते हैं। देन जो बॉक्स नीचे से हम इसको स्टार्ट लेते हैं, फर्स्ट विंग नीचे का जो विंग है ये क्वार्टाइल 1 है, इसका डिफरेंस। एंड देन फिर क्वार्टाइल 2 जो मिड है क्वार्टाइल 1 कहलाएगा। एंड देन फिर जो आपको ब्लैक डॉट उभरा हुआ नजर आ रहा है ये आपके पास आपका मीडियन मौजूद है। मीडियन के बाद पूरा बॉक्स आपके पास क्वार्टाइल 3 है और ऊपर का जो बॉक्स है, ऊपर का जो आपको विंग नजर आ रहा है ये क्वार्टाइल 4 है। अब अमूमन इसको जब हम रीड कर रहे होते हैं तो इसको रीड करने का तरीकेकार ये होता है कि आपके पास आपके क्वार्टाइल्स में जो है क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 4 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पर डिफरेंस मौजूद नहीं है ज़्यादा तो इट मीन्स ऑफ दैट कि आप जो है अपने नॉर्मल डेटा की फॉर्म में मौजूद हैं। अब मूव कर जाते हैं स्टूडेंट हम अपने पास अपने सेकंड एनालिसिस की तरफ, और वो है हमारे पास कोरिलेशन। क्योंकि हमें क्या देखना होता है अपने पास अपने एसपीएसएस में अपने वेरिएबल्स में के वेरिएबल्स जो हैं वो कितने कोरिलेटेड हैं। ओके, आपके पास जो है इंटर डिपेंडेंसी इंटर कोरिलेटी नहीं होनी चाहिए बिटवीन दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से जो है वो कोरिलेट नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके पास आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपके पास आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल से जो है उसको कोरिलेट होना जरूरी होता है। और उसकी कोरिलेशन जो है आप मालूम करते हैं कोरिलेशन बायवेरिएट कोरिलेशन पे आते हैं और आपको कोरिलेशन मालूम करनी है अपने पास अपने सारे ही कंप्यूट वेरिएबल्स के। हम नॉर्मली पर्शियन कोरिलेशन के ऊपर बात करते हैं, काम कर रहे होते हैं।
जेंडर आपके पास जो है बगैर किसी वजह के आपकी स्टडी का पार्ट बन रहा है, तो इसको हम वापस भेज देते हैं कि आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है। पर्शियन कोरिलेशन पे बात कर रहे हैं, फ्लैग सिग्निफिकेंट कोरिलेशन चाहिए हमें और टू टेल कोरिलेशन चाहिए, क्योंकि हम टू टेल स्टडी पर काम कर रहे हैं इस टाइम। ये आपके पास आ गया कोरिलेशन का चार्ट। नाउ पढ़ें ज़रा इसे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ स्टडी ही तो होती है इसकी। सबसे पहला वेरिएबल आपके पास मौजूद है कंप्लीटनेस एंड कन्वीनियंस। ईज एंड कन्वीनियंस जो है वो आपके पास मौजूद है। ईज एंड कन्वीनियंस जो है वो एक्चुअली क्या है आपके पास, पहले अगर सबसे पहले जो है आपके पास पर्शियन कोरिलेशन मौजूद है, सिग्निफिकेंट टू टेल है और एन दिया हुआ है। देन फिर आपके पास जो है इसकी वैल्यूज गिवन है। अच्छा जी, सबसे पहले क्योंकि कंप्लीटनेस कंप्लीट ईज एंड कन्वीनियंस का जो रिलेशन होगा ना ईज एंड कन्वीनियंस के साथ, वो हमेशा वन होगा। सेम इज दैट आपके पास जो है ट्रस्ट का जो रिलेशन होगा ना वो ट्रस्ट के साथ वन ही होगा। तो आप देखेंगे वर्टिकली आपको क्या नजर आ रहा है, वन 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 एंड वन। तो ये आपके पास जो है, आप अपने इस पूरे चार्ट को जो है ना डिवाइड कर दें दो ट्राइंगल फॉर्म में, आपके पास जो है ना दो राइट एंगल ट्राइंगल बनते हुए आपको नजर आ जाएंगे। ओके, अब आप क्या करें, इसको रीड करना स्टार्ट करें। किस तरीके से, आपके पास जो आपका पर्शियन को रिलेशन आ रहा है वो 0.097 है विथ ईज एंड कन्वीनियंस। आपके पास जो है सिक्योरिटी का है 0.145 विथ ईज एंड कन्वीनियंस। कंप्लीट जो ऑनलाइन शॉपिंग है उसका है 0.438 विद द ईज एंड कन्वीनियंस। आप इसको क्या कर रहे हैं, इस तरीके से पढ़ रहे हैं। ओके, देन फिर जो है आपके पास ट्रस्ट की बात आई, तो ट्रस्ट को हमने पढ़ना शुरू किया वन से। ओके, वन के आगे क्या है आपके पास, ट्रस्ट जो है उसका जो रिलेशनशिप बन रहा है सिक्योरिटी के साथ वो 0.28। ओके, एंड देन फिर इसी ट्रस्ट का जो रिलेशनशिप है शॉपिंग के साथ वो क्या है 0.265। आपके पास जो है हमेशा हमारे पास यहाँ पर सिग्निफिकेंट वैल्यूज कंसीडर की जाती हैं कि कौन सी वैल्यूज जो है सिग्निफिकेंट है। फर्दर अभी सिक्योरिटी को बात कंप्लीट करके हम आगे जो है मूव करते हैं। सिक्योरिटी जो है उसका जो ऑनलाइन शॉपिंग के साथ है वो क्या है आपके पास 0.091 और उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू है 0.322। नाउ जो है यहाँ पर जो हम इसका हाइपोथेसिस बनाते हैं, कोरिलेशन का हाइपोथेसिस बना रहे होते हैं, वो यही बना रहे होते हैं डिपेंडेंट वैल्यू कंप्लीटली कोरिलेटेड विद द इंडिपेंडेंट वैल्यू। और वहाँ पर हम जो अपनी एक जजमेंट रखते हैं वो ये जजमेंट रखते हैं कि आपके पास आपका जो ये हाइपोथेसिस है इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट होना चाहिए, मतलब उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है वो आपके पास जीरो लेस देन 0.05 होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखें तो सिर्फ जो है एक आपके पास ऐसा नहीं, वन नहीं, टू थ्री आपके पास इस तरीके से जो है वेरिएबल्स मौजूद है जिनकी 0.05 से कम वैल्यू, जैसे कि ईज एंड कन्वीनियंस का आप देखेंगे ऑनलाइन शॉपिंग के साथ जो है कोरिलेशन यहाँ पर क्या है मेंटेन हो रहा है। ठीक है, इट मीन्स ऑफ दैट ये आपके पास सिग्निफिकेंट वैल्यू मौजूद है। आप 0.02 की बात कर सकते हैं, इस ट्रस्ट के साथ आपके पास सिग्निफिकेंट वैल्यू मौजूद है। 0.04 के साथ आपके पास सिग्निफिकेंट वैल्यू मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो है वो रिलेशनशिप यहाँ पर कायम है, बरकरार है। ओके, दैट इज कॉल्ड द जो है आपके यहाँ पर कोरिलेशन काम कर रहा है। लेकिन सिर्फ आपके दो से तीन, दो वेरिएबल इन तीन वेरिएबल, जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ नहीं बन रहा, अलबत्ता इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो है डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो रिलेशनशिप यहाँ पर मैनेज हो रहा है। ये पूरा जो पूरी जो ये चार्ट है, इस पूरे चार्ट को हम क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल फॉर्म में रीड करें, और ट्रायंगल फॉर्म में हम रीड करते हुए देख रहे हैं कि कौन सा जो यहाँ पर रिलेशनशिप जो है वो मैनेज हो रहा है। अब बात आ रही है कि हाईली कोरिलेटेड है, ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेटेड है या नेगेटिव कोरिलेटेड है। यहाँ पर इनके पास जो है इनकी कट ऑफ वैल्यूज जो है वो मौजूद होती हैं कि यहाँ पर आपकी कट ऑफ वैल्यूज जो है कट ऑफ वैल्यूज की बात की जाती है तो आपके पास जो 0.5 की वैल्यूज होती हैं वो आपके पास जो है गुड कोरिलेशन में शुमार होती हैं, और आप जितना नियर टू द वन की वैल्यूज के साथ होंगे इतना ही ज़्यादा जो है आप हाई कोरिलेटेड होते हैं, कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो जो है यहाँ पर हाई कोरिलेटेड मौजूद हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम मूव कर जाते हैं अपने पास अपने रिग्रेशन लाइन की तरफ, क्योंकि रिग्रेशन लाइन से जो है हमें पता चलेगा कि हमारा मॉडल कितना बेस्ट एंड फिटेड मॉडल है, और कितना हम अपने जो है ना फॉर्मेटिव मॉडल को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अपने पास अपनी करंट स्टडी के साथ। तो नाउ हम रिग्रेशन की बात करते हैं। हमें रिग्रेशन जो चाहिए होता है वो लीनियर रिग्रेशन चाहिए होता है,
अपना यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल डालेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास जो है ऑनलाइन शॉपिंग हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करेंगे अब हम। ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मौजूद हैं। हमें अभी स्टेटिस्टिक्स की चेक नहीं करनी, सिर्फ एस्टिमेशन चेक करना है हमें, और मॉडल फिट चेक करना है, और हमें जो है आर स्क्वायर चेंज चेक करना है। जब हम इसकी फर्दर अपना रिग्रेशन की तरफ जाते हैं, जैसे कि रिग्रेशन रिग्रेशन के लिए कुछ असम्पशंस मौजूद हैं आपके पास, जिसमें हम बात करते हैं कि हमारा सैंपल साइज जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, जो कि आपका थ्रेशोल्ड को जो है वो क्या कर सके, सेटिस्फाइड कर सके। आपकी स्टडी में आउटलायर्स मौजूद ना हो, आपके वेरिएबल्स के अंदर जो है मल्टीकोलिनियरिटी मौजूद ना हो, आपका डेटा जो है वो नॉर्मल हो, आपका डेटा जो है वो लीनियर हो, और होमोस्कैसिटी जो है मतलब इक्वल वेरिएंस जो है, ह्यूमन जो है वो मौजूद हो। तो यहाँ पर जो है अभी फिलहाल, क्योंकि जो है हम डर्बन वाटसन इसलिए इस्तेमाल नहीं करें, और केस वाइज डायलॉग डायग्नोस्टिक जो है वो यूज़ नहीं कर रहे। हम सिर्फ इसके ऊपर ही काम करते हैं कि अगर हमारा मॉडल फिट और आर स्क्वायर चेंज और एस्टिमेशन किस तरह आ रही है, ताकि जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास हमारा 95 एरिया होता है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि मैंने 5% के ऊपर जो है अपना सिग्निफिकेंट एरिया कि हमारी कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पर लाई करती है, तो हमारा हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट होगा। कंटिन्यू। ओके, चलिए अब इस पे बात करते हैं। मॉडल समरी मौजूद है आपके पास, और आपके पास एनोवा मौजूद। मॉडल और कॉफिशिएंट को भी जो है लोअर बाउंड्री अपर बाउंड्री को भी अभी फॉरन टाइम जैसा है, तो देखते हैं। सबसे पहले मॉडल समरी की क्विकली बात करते हैं। जैसे कि आपके पास आपका आर जो है वो आपके पास 0.492 है, आर स्क्वायर आपके पास 0.242 है। अच्छा जी, ये जो आर की बात करते हैं हम यहाँ पर, इस आर का मतलब होता है कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को कितना ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या आप जो पूछना चाह रहे हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर्स मालूम करें, तो क्या ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर्स के लिए क्या सिर्फ 3 वेरिएबल इनफ है, जिससे जो है पूरे ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर्स को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। नाउ यहाँ पे जो आंसर है वो है आपके पास 49%। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को सिर्फ 49% जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। इसकी जो लिमिटेड जो आप इसकी जो कट ऑफ वैल्यूज होती है, वो हम कहते हैं कि आपका जो मॉडल है वो 40% से ज्यादा आंसर करना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, 40% से ज्यादा ही आंसर कर रहा है, लेकिन इतना गुड मॉडल मौजूद नहीं है ये। जैसे कि हमने बात की कि सिक्योरिटी, ट्रस्ट और ईज एंड कन्वीनियंस जो है वो आपके ऑनलाइन शॉपिंग को जो वो कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, जस्ट वो आपके इस पूरे मॉडल को जो है 49% जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास आपकी आर की वैल्यूज होती हैं। देन फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आर स्क्वायर जो है वो आपकी मॉडल समरी में चेंज हो जाता है, अगर आप अपने एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड वेरियर्स को और इसको जो है तब्दील कर सकें। देन फिर इसके बाद जो है फिट टू द मॉडल एफ जो है वो आपके पास, एफ की वैल्यूज जो है वो आपके पास 12.378 समथिंग है। ओके, अच्छा जी, ये जो इसका मतलब सिंपल क्या हुआ कि आपका आप जब इसको रिपोर्ट कर रहे होगे अपनी स्टडी में, तो आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे होगे कि आपका जो मॉडल फिटिंग है वो मॉडल फिटिंग जो है वो 12.378 है, और आप जो आपका ये पूरा मॉडल जो है या आपकी जो पूरे डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो है 49% जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। समटाइम जो भी ये जो एनोवा का चार्ट होता है, इसी एनोवा के चार्ट से जो है ना आप बता देते हो कि आपके पास जो है वो आपकी सिग्निफिकेंट वैल्यू जो आ रही है, वो सिग्निफिकेंट वैल्यू आपके हाइपोथेसिस के ऊपर किस तरीके से जो है बेस करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर अपने हाइपोथेसिस को ज़रूर जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप देखिए कोफिशिएंट्स की बात आई, तो इस कोफिशिएंट को देखते हुए आप बता सकते हैं कि आपका जो है हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है या आपका हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है ना। कांस्टेंट को हम निकाल देते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को देखें यहाँ पर बीटा मौजूद है आपके पास, मतलब अनस्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट और ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, आपके पास बीटा मौजूद है, टी की वैल्यूज मौजूद है, टी की वैल्यूज जो है आपके पास लेस देन मोर देन 2 होनी चाहिए, ताकि जो है यहाँ से आपके पास पता चलता है कि आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है। आपकी जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है वो आपके पास लेस देन 0.05 होनी चाहिए। 5% की बात करते हैं, क्योंकि हमने अपना कॉन्फिडेंट लेवल ऊपर 95% रखा था, और यहाँ पर हमारे पास जो है 95 कॉन्फिडेंट इंटरवल के बाद जो है वो हमारे पास क्या हुआ,
5% जो है हमारी क्रिटिकल रीजन बन गया। तो इस क्रिटिकल रीजन में अगर आपके पास आपका हाइपोथेसिस जो है वो लाई कर रहा है, तो आपका सिग्निफिकेंट वहाँ पर आपके पास 5% की वैल्यूज के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्टेड हो रहा है। ओके, देन कंप्लीट एंड ईज एंड कन्वीनियंस की बात करें तो ईज एंड कन्वीनियंस में जो है आपके पास आपका जो है टी की वैल्यूज जो है आपके पास मोर देन 2 है, प्लस माइनस मोर देन 2 है। यहाँ पे 5.136 की बात हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका नल हाइपोथेसिस जो है, अगर सिर्फ टी की वैल्यू की बात करें तो आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्टेड है। लेकिन इस चीज को सेटिस्फाइड करने के लिए आप अपनी जो है प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज भी जो है यहाँ पर देख रहे होते हैं, पी वैल्यूज भी देख रहे होते हैं, जिसको आप सिग्निफिकेंट वैल्यू का नाम दे रहे हैं। तो इस सिग्निफिकेंट वैल्यूज के थ्रू भी आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जस्टिफाई कर रहे हैं कि आपके पास आपका हाइपोथेसिस जो है वो अ, यहाँ पर जो है वो रिजेक्टेड है। ओके, देन फिर ट्रस्ट की बात करें तो सेम केस ट्रस्ट के साथ है, लेकिन अगर आप सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी में जो है वो आपके पास लेस देन 2 वैल्यूज है, -0.42 की बात हो रही है, और आपके पास सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है वो 0.05 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ है, सिक्योरिटी में आपके पास जो आपका नल हाइपोथेसिस था वो नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो गया है। ओके, इस चार्ट में हमने जो है हमारी टी की वैल्यूज और हमारी सिग्निफिकेंट लेवल की वैल्यूज जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं, जो हम यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जब हम टी स्टेटिस्टिक्स की तरफ जाते हैं तो टी स्टेटिस्टिक्स भी जो है वो हमारे पास यहाँ टी स्टेटिस्टिक्स भी जो है वो यहीं से जो है हम क्या कर रहे होते हैं, फाइंड आउट कर रहे होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमने यहाँ पर देखी है, लेकिन अभी भी इस पूरे एसपीएसएस में बहुत सारी जो है आपके पास हिडन थिंग्स मौजूद है, जिसको हमें देखना जो है वो ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप ये देखें तो यहाँ पर जो है हमने सिर्फ छोटी-छोटी चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड की हैं, वो बिल्कुल इनिशियल या बिगिनर्स होते हैं, तब हम जो है यहाँ पर अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। हमने अभी तक ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं की कि हम अपने डेटा को क्लीन या वॉश कैसे करते हैं, हम इसको जो है एडिटिंग एंड कोडिंग में किस तरह डिवाइड करते हैं, हम इसका कोलोनोग्राफिक डेटा किस तरीके से बनाते हैं, आप इसको आप अपने पूरे डेटा की स्पैरोग्राफी किस तरीके से कर रहे होते हैं, पाइवेट किस तरह करेंगे। अगर आपके डेटा कैटेगोरिकल है और आपको इसको स्प्लिट करना है, जैसे कि मशीन 1 मशीन 2 या मॉर्निंग डायरी टाइम सीरीज डेटा मौजूद है, तो उस टाइम सीरीज डेटा को जो है वो आप स्प्लिट डेटा में किस तरीके से कन्वर्ट करोगे, आपका एरर बार चार्ट जो है वो किस तरीके से यहाँ पर जो है हैंडल हो रहा होगा। इन तमाम की तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस नहीं किया। और इवन कि अगर आपका डेटा नॉर्मल नहीं, जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे हमने देखा था कि हमारे पास जो है हमारा सिक्योरिटी का डेटा जो है वो नॉर्मल नहीं आ रहा था, या हम अपना बॉक्स प्लॉट रीड कर रहे थे, वहाँ पर हमने ये चीज़ जो है विटनेस की थी। तो अब इस डेटा को जो है हम किस तरीके से जो है वो ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने पास अपनी जेड वैल्यू के थ्रू, क्योंकि जब हम कंप्यूटर वेरिएबल्स की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये देखिए फंक्शन ग्रुप्स नज़र आ रहा है। इस फंक्शन ग्रुप्स में आप क्या करते हैं, अपने पास मैनेज कर रहे होते हैं कि आप अपने पास किस तरीके से जो है अपना लॉग किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आपके पास लॉग एन किस तरह काम करेगा, आपके पास जेड आप अपने डेटा को जेड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जेड किस तरीके से काम करेगा, आपकी तमाम चीज़ें जो है आप क्या कर रहे होते हैं अपने स्पेसिस में देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आज जो है ये वो तमाम की तमाम चीज़ें हैं जो एसपीएसएस में बिल्कुल इनिशियल और एज अ बिगिनर हमें सीखना जो था वो ज़रूरी था। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो हम देख चुके हैं, हम अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर चुके हैं। एसपीएसएस के सेशन को हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो या फिर फर्दर आपको कोई क्वायरी हो अबाउट द एसपीएसएस, मोस्ट वेलकम फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, यू कैन आस्क मी एनीथिंग फ्रॉम दिस। क्योंकि ये एसपीएसएस का जो सॉफ्टवेयर ये पूरा एक समंदर है, और इवन के मैं आपको बताऊं तो आप इसको अगर आपके पास डेटा मौजूद नहीं है तो लास्ट टाइम इस तरीके से मैंने आपको सैम्पलिंग डेटा की बात की थी, आप वो सैम्पल्स निकालें और उसके ऊपर जो है वो उसको बार-बार इस्तेमाल करें, उसको ग्रिप लेकर आएँ। जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली मैंने जो एक्सपीरियंस किया है इसको बहुत ज़्यादा, मैंने सैंपल डेटा पे रखकर ही उसको बार-बार एक्सपीरियंस किया और उसको रीड आउट करने की कोशिश की कि एसपीएसएस एक्चुअली काम किस तरीके से करता है। क्योंकि फ्रेंडली यूज़र है, आराम से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है ना आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, आप इसकी बाइंडिंग कर सकते हैं। आप बाइंडिंग करते हो, अपनी वीडियो बाइंडिंग की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पर ये करते हैं अपने डेटा को टाइम इंसर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, रैंक केस में डाल सकते हैं आप। इवन कि आप अगर एडिट फाइल की तरफ आए तो आप अपने स्पेसिफिक जैसे कि हमने 42 की बात की थी कि हमें जो है 42 को जो है वहाँ पर इसको 42 के रिस्पॉन्सेज को जो है डिलीट करना था, बिकॉज ऑफ दैट कि वो आउटलायर मौजूद थे, तो हम फॉरन ही 42 के डेटा के ऊपर जा सकते हैं। ये आ गया 42 का डेटा आपके पास और इसको हम क्या करेंगे,
थोड़ा अपने पास से अपने रिसोर्सेज में से खत्म कर सकते हैं। मेनी थिंग इज देयर जो कि आप फैमिली जब आप इसको यूज़ करोगे, आप फैमिली इसको इस्तेमाल करना शुरू करोगे, तो आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएगी। एनीवेज एसपीएस का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।